So let's start this session of OOPS. So let's start with what are the pillars of OOPS? Start with encapsulation always. Starts with encapsulation, moves to abstraction, then comes inheritance and polymorphism. What is encapsulation? Interview definition. Hiding the complex. Encapsulation is binding the data and the methods. Wrapping up data and functions in a single unit. Data and functions. How do we encapsulate? Using classes and accessories. Using classes, interface, enum, delegate. Basically by creating types. Next question comes, how many types are there in .NET? User defined types and primitive types. Primitive types में क्या आता है? Int, short, long. Difference? Size. Short is int 16, int is 32, and long is 16. 2 byte, 4 byte, and 8 bytes. Right? क्या हम ये बोल सकते हैं कि anything deriving from system.object is an anything deriving from system.object is an object, is an instance. Anything deriving from system.type is a type. Type का पूरा अलग framework चल रहा है. .NET follow करता है CTS मॉडल को. So कोई भी क्लास उठा के देखोगे टॉप लेवल पे एक क्लास मिलेगी आपको. So all types, दो तरह का टाइप होगा बेसिकली देखा जाए तो, वैल्यू टाइप्स एंड रेफरेंस टाइप्स. ऑल टाइप्स इनहेरिट फ्रॉम system.type. ठीक है या नहीं? अब ये दो तरह के होते हैं, वैल्यू टाइप और रेफरेंस टाइप. अगर मैं क्लास में मतलब एक अपना क्लास में कॉम्प्लेक्स एंटिटी में तो उसकी जो चेन में अगर देखूंगा हायरार्की चेन में तो वो system.object से इनहेरिट कर देंगे system.type. देखिए अगर आपने क्लास बनाया लेट्स से क्लास 1, अब आप लिखोगे कोड क्लास 1 obj. हाँ obj सिर्फ क्लास 1 इज अ टाइप. इट्स ओनली अ टाइप. मैं बता रहा हूँ क्लास 1 obj. क्लास 1 जो है लेफ्ट हैंड साइड पर, दिस इज अ टाइप. इट विल इनहेरिट फ्रॉम system.type. बट दिस obj, दिस इंस्टेंस, दिस इज system.object. .NET या माइक्रोसॉफ्ट या विंडोज फॉलो करता है एक फॉर्मेट को विच इज कॉल्ड COFF फॉर्मेट. COFF, कॉमन ऑब्जेक्ट फाइल फॉर्मेट. ये वो फाइल फॉर्मेट है, ये फॉर्मेट है जिसके बेसिस पर ऑब्जेक्ट क्रिएट होते हैं. system.object means nothing but prototype which is an implementation of COFF format. और आपकी जितनी क्लासेस के इंस्टांसेस आप बनाओगे उन इंस्टांसेस का जो स्ट्रक्चर होगा दैट विल बी COFF स्ट्रक्चर इनहेरिटिंग फ्रॉम system.object. क्लियर? वैल्यू टाइप और रेफरेंस टाइप में क्या डिफरेंस होता है इसके ऊपर थोड़ा बाद में आएंगे. जरा वापस चलते हैं. प्रिमिटिव टाइप में आ गया हमारा इंट, शॉर्ट, लॉन्ग. अब यहाँ एक क्वेश्चन आता है, एक्सपीरियंस लोगों आप तो आपसे पूछा जा सकता है. यू आर वर्किंग ऑन अ माइग्रेशन एप्लीकेशन एंड द एप्लीकेशन वाज रिटन इन VB6 and you have to port that to VB.NET. What are the considerations that you should take? क्या ध्यान में रखना पड़ेगा? सबसे पहला चीज, VB was a 16-bit प्रोग्रामिंग लैंग्वेज. तो VB में इंटीजर कितने बाइट का था? VB का इंटीजर 2 बाइट का था. .NET का इंटीजर यानी अगर वहां का इंट यहाँ पर लेके आओगे, कोड आप माइग्रेट कर रहे हो, कॉपी पेस्ट करके चेंज कर रहे हो, वहां 2 बाइट का इंटीजर था और यहाँ पर 4 बाइट का है. ठीक है या नहीं? तो वहां का इंटीजर यहाँ पर आकर क्या हो जाना चाहिए? शॉर्ट. तो ये डेटा टाइप कन्वर्जन आपको ध्यान में रखने हैं, अदरवाइज आपका कोड ब्रेक होगा. अगर आप लेगेसी को कॉल भेज रहे हो, उसने इंटीजर एक्सपेक्ट किया और आपने .NET का इंटीजर भेज दिया तो ब्रेक हो जाएगा. आप VB की DLL यूज कर रहे हो, कोई उसने इंट मांगा और आपने .NET का इंट भेज दिया
तो क्या होगा, ओवरफ्लो हो जाएगा। 2 बाइट और यहाँ से भेज रहे हो आप, तो वी शुड टेक इनटू कंसिडरेशन कि यहाँ से आपको शॉर्ट भेजना है। दीज आर द पॉइंट्स, दिस इज द मेन पॉइंट दैट यू शुड कंसिडर व्हेन यू आर वर्किंग ऑन इंटरैक्टिंग टू एप्लीकेशंस हैविंग डिफरेंट आर्किटेक्चर। एक 16 बिट आर्किटेक्चर फॉलो करें, एक 32 बिट। सबसे बड़ा कन्वर्जन प्रॉब्लम रहता है डेटा टाइप्स के अंदर। तो हो गया इंटीजर, शॉर्ट, लॉन्ग, डबल डेसिमल, फ्लोट। फ्लोट इज अगेन वही 16 बिट, 32 बिट, 64 बिट। अगर मैं लिखता हूं where I is equal to 10, what is where? It's not anonymous type. Where is where I is equal to 10. Where एक कीवर्ड है, variant. Variant means the type will be inferred based on the assignment. So क्या assign किया मैंने? 10. What is 10? 10 is an integer. अगर मुझे ये शॉर्ट बनाना होता तो मैं कैसे लिखता? मैंने लिखा where I equal to 10, मुझे तो शॉर्ट चाहिए, लेकिन फ्रेमवर्क ने क्या दे दिया? 10 इंटीजर, बिकॉज बाय डिफॉल्ट एवरीथिंग इज इंटीजर। अगर आपने एक वेरिएबल लिखा है तो बाय डिफॉल्ट उसका जो टाइप लेता है फ्रेमवर्क इन्फर करता है वो इंटीजर, शॉर्ट या लॉन्ग इन्फर नहीं करता। तो शॉर्ट या लॉन्ग लिखने के लिए क्या करना पड़ेगा? टेंस के बाद वो कुछ लिखते हैं सी या सी तो नहीं आता, कन्वर्ट करना पड़ेगा, कन्वर्जन करना पड़ेगा। अब ऐसे देखो where I is equal to 10.0, what is the type? 10.0 मतलब डेसिमल नहीं, नहीं, बाय डिफॉल्ट डबल होता है। डेसिमल को बाय डिफॉल्ट फ्रेमवर्क डबल ट्रीट करता है। एक बार चेक कर लेना, हो सकता है वी आर कंफ्यूज, एटलीस्ट लिखो एंड वेरीफाई ऑल दी पॉइंट्स, ठीक है ना? डबल आप कह रहे हो 16 बिट होता है, बिकॉज जो भी चीज़ मैं आपको पढ़ा रहा हूँ दिस आर बेस्ड ऑन माई मेमोरी। हो सकता है उसमें धूल चढ़ गया हो, तो कुछ चीज़ें फ्रेमवर्क, कुछ चीज़ें पलट गई हो। सो राइट डाउन एवरीथिंग एंड वेरीफाई, ठीक है ना? सो वेयर I is equal to 10.0 मीन्स I का क्या हो गया? डबल। अगर मुझे फ्लोट बनाना हो इसको तो कैसे लिखेंगे? तो फ्लोट के लिए कन्वेंशन चलता है, आप F लगा दो, 10.0 F फ्लोट बन गया, 10.0 D डेसिमल। बाय डिफॉल्ट इट इज डबल। तो वैर कीवर्ड में ये ध्यान रखना पड़ता है आपको, अगर वैर यूज कर रहे हो तो बाय डिफॉल्ट सबसे बड़ा डेटा टाइप होता है। तो कितना हो गया? इंटीजर, शॉर्ट, लॉन्ग, डबल, डेसिमल, फ्लोट, कैर, स्ट्रिंग, बुलियन, बाइट, इतने ही होते हैं। कैर और स्ट्रिंग, कैर इज सिंगल कैरेक्टर। सिंगल कैरेक्टर जब पढ़ रहे हो तो एस की वैल्यू पता होनी जरूरी है। एवरी कैरेक्टर ऑन द कीबोर्ड हैज अ एस की वैल्यू एसोसिएटेड विद इट। क्या रेंज होती है? 65 टू 65 ऑनवर्ड या 97 ऑनवर्ड, सिंपल सा याद रखते हैं। स्मॉल ए और कैपिटल ए के लिए 65 मीन स्मॉल ए, 97 मीन कैपिटल ए, प्लस करते जाओ 626 कैरेक्टर्स मिल जाएंगे आपको, ठीक है? अब एक सिनेरियो आया आपके पास, आपको चेक करना है, आपके पास एक वैल्यू है एंड यू हैव टू चेक वेदर दैट वैल्यू इज अ कैरेक्टर और नॉट। कैसे चेक करोगे? मैंने आपको एक इंटीजर वैल्यू दिया, मैं बोल रहा हूँ चेक करो ये इंटीजर कैरेक्टर है या नहीं। इंटीजर का रेंज चेक कर लेंगे, उसको एस्की में कन्वर्ट करके चेक कर लेंगे 97 है या 97 से प्लस 26 रेंज में लाई कर रहा है या 65 से प्लस 26 रेंज में लाई कर रहा है तो कैरेक्टर है, ठीक है ना? एक मेथड और कहीं दिखेगा आपको, इज कैर। देखो ना, चेक करना वो इज कैर मेथड कहाँ पड़ा हुआ, ठीक है? बाइट, बाइट इज, अब C++ के टाइम में क्वेश्चन पूछे थे कॉलेज के टाइम में कि एक आपने क्लास बनाया है एम्प्टी क्लास, उसका साइज क्या होगा? एम्प्टी क्लास मतलब
खाली है, क्लास में कोई वेरिएबल नहीं बनाया। ऐसे दिखाते थे कि क्लास बनाया, उसमें एक इंटीजर रख दिया, बोलेगा इस क्लास का साइज़ क्या होगा। इंटीजर मतलब 4 बाइट, यानी क्लास का साइज़ होगा 4 बाइट जब ये क्लास का ऑब्जेक्ट बनेगा। अगर क्लास खाली है तो साइज़ क्या होगा? 0 बाइट। 0 बाइट तो कुछ होता नहीं है। अगर फ्रेमवर्क को, कंपाइलर को उसको रखना है तो कुछ ना कुछ तो मेमोरी देना पड़ेगा उसे, एंड मिनिमम मेमोरी दैट कैन बी एलोकेटेड इज 1 बाइट। इसीलिए जो डिफ़ॉल्ट साइज होगा किसी भी क्लास का वो होगा आपका 1 बाइट। कि अगर कोई भी हम रेफरेंस क्रिएट करते हैं, जैसे क्लास बनाई कहीं ना कहीं मेमोरी में स्टोर होगी, जैसे बताया आपने, तो अभी वो एक रेफरेंस है तो वो स्टैक में ही स्टोर होगी। अभी कोई इसको रेफरेंस मिला नहीं थी। मेमोरी तब मिलती है जब आप ऑब्जेक्ट बनाते हैं, अदरवाइज इट्स जस्ट अ कोड दैट इज बीइंग स्टोर्ड समवेयर। तो ये जो क्लास है ये कहीं ना कहीं तो स्टोर होगा ना, क्लास ए बनाई मैंने, क्लास ए बनाया तो भी तो डिस्क पे पड़ा हुआ है आपका exe के साथ या DLL के साथ। जब वो DLL मेमोरी में लोड हो तो उसको थोड़ा बहुत मेमोरी चाहिए लोड होने के लिए, और जब आप एक्चुअली इंस्टांसेस बनाते हो तब एक्चुअली मेमोरी लोड होती है। जब मैंने इंस्टांस बनाया तो हीप पे एलोकेट हुई मेमोरी, क्लास के लिए हीप पे जाएगी। अब जो हीप के लिए पॉइंटर होगा वो तो स्टैक पे पड़ा होगा, बिल्कुल, उसको भी मेमोरी चाहिए होगी, कोई चाहिए स्टोर होगी। करने वो मेमोरी होगी, वो 1 बाइट होगी। वो 1 बाइट होगी, इससे कम मेमोरी एलोकेट ही नहीं हो सकता ना CPU के पास। यानी क्लास में इतने ऑब्जेक्ट बनना है उसकी मेमोरी इसमें, प्लस क्लास का जो एक रेफरेंस होगा उसकी मेमोरी, इससे कम मेमोरी एलोकेट नहीं हो सकता। इसीलिए मैंने बोला था एक कॉमन सा चीज़ आता है यहाँ पर जो मोस्टली हम लोग गलती करते हैं प्रोग्रामिंग के अंदर। प्रोग्रामिंग के अंदर हम लोग आदत है इंटीजर ले लेना उठा के। अगर हमने एक डेटा टाइप बनाया एज, एक क्लास बनाया पर्सन क्लास, उसमें हमने 2 प्रॉपर्टी ले लिया, नेम एंड एज। एज का डेटा टाइप क्या रखोगे? इंटीजर। कोई भी एग्जांपल उठा के देखोगे सबने इंटीजर रखेंगे। कोई भी एग्जांपल कहीं से किसी भी ऑथर का अगर एग्जांपल उठा के देखोगे, बुक में देखोगे, जब भी पर्सन बनाते हैं स्ट्रिंग नेम और इंटीजर एज। पर्सन बना रहे हो, कोई एक पर्सन बनाओ, कोई एक पर्सन बताओ, इंटीजर की रेंज क्या होती है? -2 बिलियन to +2 बिलियन। इंटीजर इज कितने बाइट? 4 बाइट, यानी कितने बिट्स? 32 बिट्स। और एवरी बिट यानी 0 या 1, यानी 2⁻32 कितना हो गया? शॉर्ट की रेंज क्या होती है? 2⁻16, यानी कि -32767 से 32767 तक, राइट? 32768 से 32767, ये है शॉर्ट की रेंज। कोई एक बंदा बताओ जो इतने साल जिया हो। एक्चुअली उस केस में फिर हमें शायद प्रोग्रामर ये सोचता है कि एक्स्ट्रा वैलिडेशन लगाना पड़ेगा। लगाओ ना यार। आप एक बार बताओ, मैंने आपने 10 भी पर्सन क्लास के ऑब्जेक्ट बना दिए, अभी कंपैरिजन करते हैं। एक ह्यूमन की एक एज रेंज कितना होता है? मैक्सिमम कितने साल जिया है कोई? 150, पौने 200, चलो ज़्यादा से ज़्यादा तो भाई कोई अगर युग पुरुष आ गया 175 ईयर्स। 175 मतलब कौन से डेटा टाइप में फिट हो जाएगा? शॉर्ट यार, बाइट में। बाइट की रेंज क्या होती है? 0 से 255। ये चीज़ें ऐसी हैं जो कि डेवलपर जो है बिकॉज ऑफ दी प्रैक्टिस जो बचपन से कराई जाती है उसको कि एज इज इंटीजर, तो हमेशा वो ज़िंदगी भर इंटीजर ही लेता रहता है। जबकि होना क्या चाहिए था? एज इज बाइट। 255 से ज़्यादा कोई नहीं जी रहा यार, तो वाई टेक शॉर्ट और वाई टेक इंटीजर? बट क्या होता है, डेवलपर ज़्यादा सोचे भी ना, जो सबसे बड़ा डेटा टाइप होता है वो ले लेता है कि ज़रा फटे ना मेरा कोड, ठीक है। लेकिन इसमें क्या होता है, बाद में जब आपका प्रोग्राम बनाते हो, आपने बड़े एप्लीकेशन बनाए, इंटरप्राइज एप्लीकेशन, तो फिर मेमोरी के इश्यूज आने लग जाते हैं। तब आप एक एक बाइट बचाते हो, कहाँ से बचाऊँ? अगर पहले से ही ध्यान दिया जाएगा तो वो इश्यूज ही नहीं आएंगे। अब देखो, ऐसे आपने नेम स्ट्रिंग, आपने 2 प्रॉपर्टी लिया हुआ है, नेम एंड एज।
एज इज इंटीजर 4 बाइट और स्ट्रिंग इज नंबर ऑफ कैरेक्टर्स। लेट्स से 4 ही कैरेक्टर का नाम मैंने फिक्स कर दिया है। एक ऑब्जेक्ट बनाने में कितने बाइट लग गए आपके? हाइपोथेटिकली ले लिया हमने कितना, 4 और 4 8, एक ऑब्जेक्ट में 8 बाइट। अगर 10 ऑब्जेक्ट बन गया कितना बाइट? 80 बाइट्स। अब इसी को कंपेयर करो, अगर ये बाइट लिया होता हमने एज को 50 बाइट्स फॉर 10 ऑब्जेक्ट, कितने बाइट सेव कर लिया आपने? 30 बाइट्स, which is lot. Byte is a lot of memory. ठीक है, लेकिन हम लोग बिल्कुल लेविश प्रोग्रामिंग करते हैं, लेविशली। ये बहुत मेमोरी है भाई, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट कंसिडरेशन है। ये लीक से हटके है चीज़, ये चीज़ें बुक्स वगैरह में नहीं है। लेकिन अगर आप इस तरह दिमाग लगा के सोचोगे, डेटा टाइप्स पर कोई ध्यान नहीं लगाता, कोई दिमाग नहीं लगाता एज अ डिज़ाइनर, एज अ आर्किटेक्ट, एंड दैट इज़ वेयर द डिज़ाइन स्टार्ट्स। अप्रोप्रिएट डेटा टाइप चूज नहीं करोगे, बाद में मेमोरी के लिए रोते रह जाओगे। फिर या तो फंक्शनैलिटी कट ऑफ करना पड़ता है, ठीक है। तो ये चीज़ें इंसेप्शन से ही डेवलप होनी चाहिए। जब आप डेवलप करते हो तो ये सोच के चलते हो कि 32 बिट पे डाल रहा हूँ, 64 बिट पे डाल रहा हूँ, क्या डिफरेंस हम सोच है? जब आप कोई एप्लीकेशन स्टार्ट करते हो तो टारगेट सॉफ्टवेयर हार्डवेयर आप देते हो कि व्हेन आई डिलीवर, डिप्लॉयमेंट आप पहले बताते हो कि जब मैं एप्लीकेशन डिलीवर करूँगा ये मैं इस ऑपरेटिंग सिस्टम पे टारगेट करूँगा, इतने बिट आर्किटेक्चर पे डिफाइन करूँगा, ठीक है। जनरली ऐसा कोई इम्पैक्ट नहीं आता है, क्योंकि आप कब जब पैकेजिंग करते हो तो पैकेजिंग में मोड होते हैं, x86 मोड में कंपाइल करना है 64 में, उसके अकॉर्डिंग आपका काम हो जाता है। तो एज सच ये चीज़ें जो है वो बिल्ड टाइम में रिजॉल्व हो जाती है, ठीक है। बट ये जो डेटा टाइप्स हैं, अगर आपने सही चूज़ नहीं किए, प्रोग्राम से कोई दिक्कत नहीं, प्रोग्राम चलेगा आपका, लेकिन मेमोरी की रिक्वायरमेंट जब आएगी तो आपके पास मेमोरी होगी नहीं। ये चीज़ अगर 64 बिट पे हम OS पे डेवलप करें या डिप्लॉय करें तो क्या इम्पैक्ट क्या है आपको, मतलब क्या सोच सकते हो आप, और ऑप्टिमाइज कुछ कर सकते हैं? जैसे आपने एज में बाइट का बताया, वैसे ही अगर हम सोचें कि वो 64 बिट पे जा रहा है, 64 बिट पे जा रहा है, 64 बिट पे जा रहा है, तो वहाँ पे जो अगर इंट लिखोगे आप, तो इंट आपका 64 बिट का होगा। 64 बिट कंपाइलर में जो आपने इंट लिखा है दैट विल इवैल्यूएट टू 8 बाइट्स। तो जहाँ अगर वहाँ 64 बिट के लिए टारगेट कर रहे हो तो आपका इंट की जगह आप शॉर्ट से काम चला सकते हो, क्योंकि वहाँ जाके शॉर्ट आपका 4 बाइट का हो जाएगा। सॉरी, हाँ ठीक है ना। वहाँ पर बेसिकली इंटीजर इज लॉन्ग 64 बिट कंपाइलर्स के अंदर। अगर आपको पहले से पता हो कि ये चीज़ें आप फॉलो कर रहे हो, ये मैटर नहीं करता, ये आप प्रोग्रामिंग में लिखोगे। ये प्रॉब्लम तब आता है आप फॉरवर्ड जा रहे हो तो कोई दिक्कत नहीं है, आप एप्लीकेशन को 32 बिट पे चला रहे हो तो दिक्कत आएगी, ठीक है ना। मतलब 32 से 64 पे जा रहे हो तो दिक्कत वाली ज़रूरत वो नहीं है, कुछ कोई बात नहीं है। लेकिन वहाँ अगर आप 16 बिट कंपाइलर पे चलाने वाले हो, या चलाने की बात नहीं होती है, बात होती है आप एक API बना रहे हो, वो API आपका 16 बिट का लैंग्वेज भी कॉल कर रहा है और 64 बिट का लैंग्वेज भी कॉल कर रहा है, तो इश्यूज आएंगे आपके पास। तो क्या भेजना है, कम्युनिकेशन कैसे रखना है, उस टाइम पता होना चाहिए डेटा टाइप्स के बारे में, ठीक है या नहीं। तो ये तो थे हमारे डेटा टाइप्स। तो हमेशा डेटा टाइप को वाइजली चूज करना चाहिए, यहाँ से आपका प्रोग्रामिंग स्टार्ट होता है, ठीक है। तो ये हो गए प्रिमिटिव टाइप्स। अब बात करते हैं हाउ मेनी यूजर डिफाइंड टाइप्स आर देयर इन .NET, या हाउ मेनी टाइप्स आर देयर इन .NET। कितने तरह के टाइप्स होते हैं .NET? यूजर डिफाइंड टाइप्स। टाइप्स की जब भी बोलेंगे, टाइप मींस यूजर डिफाइंड टाइप्स। कितने तरह के होते हैं? कौन कौन से? क्लास, स्ट्रक्चर, इनम, इंटरफेस, डेलीगेट्स। इंटरव्यू पूछता है क्वेश्चन, अगला इंटरव्यू क्वेश्चन। 4 मेथड्स, डेलीगेट इनम, क्लास, इंटरफेस, डेलीगेट इनम, क्लास, स्ट्रक्चर। अगला इंटरव्यू क्वेश्चन, गिव मी 4 methods which are present in every object. get types, system for get type, system for string, to string, get type, to hash वाला जो method, get hash code, equals। कहाँ से आए? इनहेरिट तो किया नहीं,
बाय डिफॉल्ट टाइप्स होते बाय डिफॉल्ट इनहेरिट होते हैं, यानी कुछ नहीं भी लिखा है, क्लास बनाया, क्लास बाय डिफॉल्ट सिस्टम डॉट ऑब्जेक्ट से इनहेरिट हो रही है। ठीक है ना, ये इम्प्लिसिट इनहेरिटेंस है, भले ही आप लिखो चाहे ना लिखो। डॉट नेट में सिंगल लेवल ऑफ इनहेरिटेंस तो हमेशा रहेगा ही रहेगा, भले ही आपने क्लास बनाया, फर्दर इनहेरिट नहीं किया। तो व्हाट इज द बेस क्लास फॉर ऑल द ऑब्जेक्ट्स इन डॉट नेट? व्हाट इज द बेस क्लास फॉर ऑल टाइप्स इन डॉट नेट? व्हाट इज द बेस क्लास फॉर ऑल एक्सेप्शंस इन डॉट नेट? CTS, यही आ रहा है CTS। ये प्रिंसिपल चलता है डिजाइन का, ओपन एंड क्लोज, ओपन टू एक्सटेंशन। जब भी फर्दर कुछ नई फंक्शनैलिटी डालनी है तो एक लेवल बनाओ इनहेरिटेंस का, रादर देन मॉडिफाइंग योर बेस क्लासेस। इसीलिए मल्टी लेवल इनहेरिटेंस है डॉट नेट के अंदर। इनहेरिटेंस पे आएंगे फिर बाद में। तो एनकैप्सुलेशन में बात कर रहे थे हम लोग। टाइप्स क्लियर हो गए, दो तरह के, वैल्यू टाइप्स और अभी नहीं, अभी हमने बात किया प्रिमिटिव टाइप्स और यूजर डिफाइंड टाइप, उसमें हमने 5 बोले। क्वेश्चन था हमारा व्हाट इज एनकैप्सुलेशन। हमने बोला एनकैप्सुलेशन इज रैपिंग अप डेटा एंड फंक्शंस इन अ सिंगल यूनिट। अगला क्वेश्चन था हाउ डू वी एनकैप्सुलेट? बाय क्रिएटिंग टाइप्स। हाउ मेनी टाइप्स आर देयर इन डॉट नेट? 5। कौन कौन सी? क्लास, स्ट्रक्ट, इंटरफेस, डेलीगेट, इनम। अगला क्वेश्चन, इंटरव्यू ऐसे ही बढ़ता है, इंटरव्यू में आपसे क्वेश्चन पूछा, अगला क्वेश्चन आप दे रहे हो। अगला क्वेश्चन, व्हाट्स द डिफरेंस बिटवीन अ क्लास एंड अ स्ट्रक्ट? क्लासेस आर रेफरेंस टाइप एंड स्ट्रक्ट आर वैल्यू टाइप। अगला क्वेश्चन, व्हाट्स द वैल्यू टाइप एंड रेफरेंस टाइप? व्हाट्स द डिफरेंस? Class gets stored in a heap and Value type goes stack. Value type is stored on stack. Reference type is stored on heap. Value types are stored on stack, reference types are stored on heap. Explain करो कैसे? मैं बोलता हूँ हर चीज स्टैक पे जाता है। Value type is stored on stack and the reference is stored on the stack. Allocated मतलब कि वैल्यू कहाँ पड़ा है उसका, एक्चुअल वैल्यू। वैल्यू टाइप को हम बोलते हैं वैल्यू एट एड्रेस, मीन्स द स्टैक एड्रेस कंटेन्स द वैल्यू। रेफरेंस टाइप को हम बोलते हैं एड्रेस एट एड्रेस, मीन्स द एड्रेस, स्टैक एड्रेस कंटेन्स अनदर एड्रेस ऑफ हीप वेयर द एक्चुअल वैल्यू इज स्टोर्ड। ऐसा क्यों किया गया? स्टैक फास्ट है, हीप फास्ट है? स्टैक फास्ट है, तो हीप क्यों रखा गया? हीप बहुत ही डायनामिक होता है, यहाँ बहुत ज्यादा एलोकेशन डी एलोकेशन होते हैं। सो इट्स अ एरिया ऑफ मेमोरी ऑप्टिमाइज्ड फॉर लार्ज एलोकेशन एंड डी एलोकेशन। तो मेमोरी को लॉजिकली 2 पार्ट में डिवाइड किया, स्टैक और हीप। हीप भी फर्दर लॉजिकली 2 पार्ट में डिवाइड होता है, मैनेज्ड हीप, अनमैनेज्ड हीप, और एक और उसका होता है लार्ज ऑब्जेक्ट हीप। यह मेमोरी में घुस गए थोड़ा सा। स्टैक, हीप, हीप में फर्दर सब डिविजन, मैनेज्ड हीप, अनमैनेज्ड हीप, लार्ज ऑब्जेक्ट हीप। लार्ज ऑब्जेक्ट हीप बहुत बड़े ऑब्जेक्ट्स के लिए होता है। मैनेज्ड हीप मीन्स CLR managed objects will be allocated here. Unmanaged heap means unmanaged objects will be allocated here. Unmanaged objects means whenever you are doing DMA. DMA is direct memory access. Direct memory access जब भी हो रहा है, अब अपने प्रोसेस के बाहर निकल के जा रहे हो, फाइल एक्सेस करना है, डेटाबेस एक्सेस करना है, क्यू एक्सेस करना है, दूसरे प्रोग्राम से बात करना है। दिस आर फाइल आईओ ऑपरेशन। जब भी आईओ ऑपरेशन कर रहे हो, इट्स अ डीएमए, डायरेक्ट मेमोरी एक्सेस, अनमैनेज्ड। इसकी जिम्मेदारी किसकी रहती है? डेवलपर। फर्दर आगे देखेंगे गार्बेज कलेक्टर में जब आएंगे। अभी क्लियर? एनकैप्सुलेशन स्ट्रिंग जो टाइप स्ट्रिंग वो हमारा फर्स्ट वो हमारा स्ट्रिंग है। एक स्ट्रिंग इज अ रेफरेंस टाइप बट इट एक्ट्स एज अ वैल्यू टाइप। स्टोर वहीं हीप में होगा, लेकिन ये वैल्यू टाइप की तरह बिहेव करता है इंटरनली। सबसे कॉम्प्लेक्स डेटा टाइप है स्टोरेज की फॉर्म में बात करें तो।
या पूरा इसका बिहेवियर वैल्यू टाइप वाला है, लेकिन इसे बोला रेफरेंस टाइप जाता है। मतलब लाइक एरे स्टोर होता है। एरे, बफर, एरे नहीं बोलेंगे बफर बोलेंगे। एरे तो ये प्रोग्रामिंग सिनेरियो हो गया, मेमोरी के टर्म्स में बफर होता है, ठीक है ना। अब जब ऐसे करते हो स्ट्रिंग ए इक्वल टू एनएमई, ठीक है, तो जो एनएमई है वो हीप पे स्टोर होता है। बिल्कुल। एनएमई मीन्स 4 बाइट प्लस एक नल बाइट, स्ट्रिंग्स आर नल टर्मिनेटेड, यानी कि वो देखेगा मेमोरी में 5 बाइट कहाँ फ्री है हीप में, जहाँ 5 बाइट होगी वहाँ पर उसने NAME/0 डाल दिया। हमें बेसिकली न्यू करने की जरूरत है यार, इसमें इस्तेमाल न्यू तो करना ही पड़ेगा ना यार। स्ट्रिंग ए इक्वल टू एबीसी, स्ट्रिंग ए इक्वल टू एबीसी तो बाय डिफॉल्ट वो न्यू कॉल हो गया ना इम्प्लिसिटली। वही कह रहा हूँ, तो इसलिए आप बोल रहे हो कि एज अ वैल्यू टाइप हाँ। पर बाकी ऐसा, चीजें क्योंकि इसका सिंटैक्स जो वैल्यू टाइप वाला आ रहा है, पर बाकी सारी चीजें इसकी वो न्यू करनी चाहिए। अच्छा, और एक क्वेश्चन है, जैसे रेफरेंस टाइप तो अगर मैं कुछ वैल्यू ना दूँ तो नाल ट्रीट करता है, तो स्ट्रिंग में भी नल आ सकता है, लेकिन वैल्यू में तो नाल मतलब मैं कुछ डिफाइन नहीं किया, वो भी इस पे आएंगे, लेकिन स्ट्रिंग में नल आ सकता है, वैल्यू टाइप में नल नहीं आ सकता, नहीं आ सकता, नहीं आ सकता। उसको प्रोग्रामेटिकली हैंडल करना पड़ेगा। ये लिख लो अभी क्वेश्चन, इसके बारे में बाद में बताऊंगा जब मैं नलेबल टाइप में डिस्कस करूंगा आपसे। चलो अभी कर लेते हैं। हमने टाइप डिस्कस किए, 5 तरह के टाइप डिस्कस किए। कौन कौन से? क्लास, स्ट्रक्ट, इंटरफेस, इनम और डेलीगेट। 5 तरह के टाइप डिस्कस किए। हम लोग जब प्रोग्रामिंग स्टार्ट किया था 2004-5 की बात है, आई वाज वर्किंग विद CSC एंड देयर वाज अ रिक्वायरमेंट। वो रिक्वायरमेंट बताता हूँ, उसका सॉल्यूशन देता हूँ। प्रॉब्लम एंड सॉल्यूशन अप्रोच। सो प्रॉब्लम वाज, हम लोग डेटाबेस में जितनी फील्ड होती थी सब पर हम लोग इज मॉडिफाइड का फ्लैग रखते थे। इज मॉडिफाइड एंड मॉडिफाइड बाय, ठीक है ना। पूरा आर्किटेक्चर था, लेयर्ड आर्किटेक्चर, डेटाबेस से डेटा लाए ADO.NET में, उसके बाद क्लासेस में फिल करके प्रेजेंटेशन तक लेके आए। यानी कि डेटा लेयर से प्रेजेंटेशन लेयर तक DTO है। DTO मतलब डेटा ट्रांसफर ऑब्जेक्ट क्लासेस। वहां से डेटा क्लासेस में भरा, प्रेजेंटेशन तक आया और UI पे दिखा दिया। अब कुछ फील्ड हमारी इंटीजर फील्ड थी। डेटाबेस में इंटीजर में एक वैल्यू रहता है नल वैल्यू। जब आपने लॉजिक भरा, उसको क्लासेस में भरा, तो यहाँ पर इंटीजर इज वैल्यू टाइप, यानी ऑल वैल्यूज नॉट नल, बट डेटाबेस में इंटीजर इज नल एज वेल। तो जब वो वैल्यू नल वाली यहाँ आती थी इंटीजर में, आप कुछ नहीं डालते थे, नल है तो कुछ नहीं डाला, लेकिन इंटीजर ने तो कुछ नहीं तो मतलब नहीं समझता वो, तो कुछ नहीं का मतलब 0 समझता है। यानी UI तक आते थे, वैल्यू क्या हो गई, और टेक्स्ट बॉक्स में क्या डिस्प्ले होगा, एंड 0 इज अ वैलिड वैल्यू, यूजर डाल सकता है। अब यूजर ने नहीं डाला, वो सेव कर दिया। अब जब उसने सेव किया तो ये वैल्यू वहां गई, डेटा लेयर तक गई, डेटा लेयर ने कहा 0, उसने देखा डेटाबेस में नल पड़ा है, वैल्यू चेंज, उसने चेंज फ्लैग सेट करके सबमिट कर दिया। सबमिट होना चाहिए था, नहीं, रिजेक्ट होना चाहिए था, क्योंकि चेंजेस थे ही नहीं। तो यूजर ने भी सिर्फ सेव कर दिया कि कोई चेंज तो है नहीं, सेव नहीं होगा, बट ये फील्ड अननेसेसरी सेव हो गया। गैप, व्हाट इज द गैप? गैप इज योर लैंग्वेज इज ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड while the database are relational. Gap is the data types. Integer can hold all integer values plus a null values in a relational database, while in object oriented programming integer can only hold integer values and are not null values. ये गैप था, जिसको 2.0 में फिल किया गया by introducing nullable types. Nullable types means a wrapper over value types. रैपर, बॉक्स कर दिया, बॉक्स क्लास बना दिया जिसमें अंदर एक वैल्यू टाइप है, क्योंकि ये क्लास रेफरेंस टाइप के ने बॉक्स किया है तो इसके बाद एक नल वैल्यू भी आएगा। नहीं, कुछ नहीं है तो नल असाइन किया तो वैल्यू टाइप स्टार्ट हो गया। तो नलेबल टाइप में 2 चीजें आती थी, हैज वैल्यू एंड वैल्यू। नलेबल टाइप एक्सेस करने के लिए 2 प्रॉपर्टी आती है। वैल्यू निकालने से पहले हमेशा चेक करो हैज वैल्यू। हैज वैल्यू का मतलब अभी इसमें मेमोरी असाइन हुई भी है या नल पड़ा हुआ है। जब आप वैल्यू असाइन करोगे तो हैज वैल्यू ट्रू होगा, अगर हैज वैल्यू है तो ही वैल्यू निकालना है, बिकॉज इट्स अ रैपर। तो ये गैप जो था रिलेशनल डेटाबेस और ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग का, दैट वाज ब्रिज्ड बाय इंट्रोड्यूसिंग दी नलेबल टाइप्स इन .NET 2.0। ये पहला स्टेप था। और इसका नेक्स्ट स्टेप जो था वो था एंटिटी फ्रेमवर्क और EDMX ORM। ORM का बेसिक जो था
वो रखा गया वाया नलेबल टाइप्स। उसके बाद फिर आगे फ्रेमवर्क्स बने। नलेबल टाइप चक होता है। नलेबल टाइप इज अ क्लास। मतलब रेफरेंस टाइप हो गया। नलेबल टी कैन बी एनी टाइप, एनी वैल्यू टाइप। ये उसको रैप कर लेगा, बॉक्स कर लेगा उसको। अब क्योंकि ये बॉक्स कर रहा है, कुछ नहीं है तो जीरो, नल नल, कुछ है तो वैल्यू, ठीक है ना। सो एनकैप्सुलेशन पे वापस आते हैं। रैपिंग अप डेटा एंड मेंबर फंक्शन इन अ सिंगल यूनिट। हाउ डू वी एनकैप्सुलेट? बाय क्रिएटिंग टाइप्स। व्हाट आर टाइप्स? क्लास, स्ट्रक्ट, इंटरफेस, इनम एंड डेलीगेट। अगला क्वेश्चन, व्हाट्स द डिफरेंस बिटवीन क्लास एंड स्ट्रक्ट? आपने बोला क्लास इज अ रेफरेंस टाइप, स्ट्रक्ट इज अ वैल्यू टाइप। मैं मुझे वैल्यू टाइप और रेफरेंस टाइप में क्या डिफरेंस होता है? सो सिंपल, वैल्यू टाइप्स आर वैल्यू एट एड्रेस एंड रेफरेंस टाइप्स आर, और आपको डायग्राम बना के दिखाना इंटरव्यू के अंदर जो मैंने बताया था। डायग्राम याद है या बताऊं? देख लो दोबारा। अगर हमने लिखा int I is equal to 0, ये आपका स्टैक है और ये आपका हीप है। कंपाइलर्स आर लेक्सिकल। लेक्सिकल मीन्स हम पढ़ते हैं ऐसे, कंपाइलर पढ़ता है ऐसे। तो कंपाइलर ने एनकाउंटर किया 0, सेमीकोलन इज एंड ऑफ स्टेटमेंट इन C#। कंपाइलर आया, उसमें देखा एंड ऑफ स्टेटमेंट है, वहां से स्टार्ट किया, 0 मिला। 0 इज अ इंटीजर। कहाँ स्टोर होते हैं? स्टैक पे। वो स्टोर करने गया, इट्स लाइक अ लॉकर। स्टैक इज नथिंग बट लाइक अ लॉकर। आपके पास स्लॉट्स हैं लॉकर के अंदर, आपने एक लॉकर में डाला तो लॉकर का नंबर स्टोर करोगे, तो लॉकर का जो नंबर है, लेट्स से नंबर वाज 100, वो आपने असाइन कर दिया I को। Now I has a locker number of 100 and that locker has a value of 0. So पहली बार जब आप इस एड्रेस पर आओगे, you will get a value. That's why value types are called value at address. अब बात करते हैं इसकी। यहाँ हमने देखा string hi means कितने बाइट चाहिए? 3 बाइट। उसने देखा 3 कंटिन्यूअस बाइट कहाँ मिल रहे हैं, उसने देखा यहाँ मिला 20,001 एड्रेस पर उसने एलोकेट करा, ठीक है नहीं। यहां इसने एलोकेट कराया। अब इट्स लाइक कि आपने 2 लॉकर लिए, आपने पहले लॉकर में वैल्यू डाला, उस लॉकर का नंबर लिया, की लिया उस लॉकर का, और उस की को एक दूसरे लॉकर में डाल दिया, ठीक है। सो इसका एड्रेस, इसको एड्रेस स्टोर करना है, इसने एड्रेस इसका स्टोर किया यहाँ पर, और इस एड्रेस को स्टोर करने के लिए ये एड्रेस जो इसने स्टोर किया यहाँ पर, ठीक है नहीं। इसको हीप में स्टोर करना था तो एक एड्रेस मिला, वो एड्रेस ने लॉकर में स्टोर किया, वो एड्रेस इसने लॉकर में स्टोर किया, ठीक है। और उसका एड्रेस आपने वेरिएबल को दिया। सो S has a stack address of 200 and at that address instead of a value another address is stored which contains the actual value. So कितने मेमोरी लुकअप्स हुए? ये पॉइंटर वाला कंसेप्ट हो गया, 2 मेमोरी लुकअप्स। इसलिए स्लो होता है। स्लो है फिर भी क्यों रखना है? बिकॉज ये जो एलोकेशंस है बहुत बड़े हैं और ये डायनामिक है, मेमोरी एलोकेट भी हो रही है, डीलोकेट भी हो रही है बहुत फास्ट। तो इसके लिए हम लोग हीप में रखते हैं। हीप इज अ मेमोरी एरिया ऑप्टिमाइज्ड फॉर एलोकेशन एंड डीलोकेशन, ठीक है। हीप को इसलिए बनाया गया, इसलिए रखा गया है, ऑप्टिमाइज तरीके से यूज कर रहे हैं इसको, ताकि इस पे गार्बेज कलेक्टर काम करेगा। गार्बेज कलेक्टर जब काम करेगा तो आप देखोगे रन टाइम पर मेमोरी एड्रेसेस चेंज होंगे, वो भी हम डिस्कस करेंगे बाद में। अभी तक क्लियर? यहाँ तक कोई डाउट्स? समझ आ गया वैल्यू टाइप और रेफरेंस टाइप में डिफरेंस? स्ट्रिंग S is equal to null होता, इस केस में अगर स्ट्रिंग S equal to null होता, अब आपने अगली लाइन में ही आपने बोला S is equal to null, तो यहाँ पर आके null हो गया। 200 एड्रेस तो अभी भी रहा, वो एड्रेस रहेगा इसके पास हमेशा, बट अब वो लॉकर खाली है। मीन्स ये जो मेमोरी थी इसका एड्रेस इसने खो दिया, दैट मीन्स दिस मेमोरी इज स्टिल एलोकेटेड बट अनयूज्ड।
C++ के केस में ये मेमोरी लीक हो जाता, बिकॉज C++ में मेमोरी मैनेजमेंट वॉज नॉट ऑटोमेटिक. मेमोरी एलोकेट कराया तो डिलीट या फ्री कराओ, बट .NET में ऑटोमेटिक मेमोरी मैनेजमेंट है. ये मेमोरी थोड़ी देर बाद गार्बेज कलेक्टर जब चलेगा वो इसको फ्री कर देगा. सर स्टैक के केस में क्या होगा, इसमें 200 एड्रेस पे नल स्टोर, हाँ, नल इज नो वैल्यू. नल वो 200 एड्रेस कब यूज होगा नेक्स्ट टाइम? एस पड़ा हुआ है जब तक आपका स्कोप में है तब तक वो स्टैक एड्रेस रहेगा. जब एस आउट ऑफ स्कोप जाएगा तो मेमोरी फ्री हो जाएगी, वो लोकेशन फ्री हो जाएगा. ठीक है ना, क्लियर? तो इसको CLR को पता कैसे चलेगा कि मतलब उसको स्टार्टिंग एड्रेस पता चलेगा कि दैट इज 20,000. तो स्टार्टिंग एड्रेस ही चाहिए. कहाँ तक जाना है? अगर स्ट्रिंग है तो नल टर्मिनेट देख लेगा, नल कहाँ टर्मिनेट होगा. वैसी ऑप्टिमाइजेशन है कंपाइलर के पास अपने. और अगर ऑब्जेक्ट पड़ा होता तो ऑब्जेक्ट पड़ा होता तो हर एक अगर ऑब्जेक्ट एक कॉम्प्लेक्स ऑब्जेक्ट है, जैसे कि कॉम्प्लेक्स ऑब्जेक्ट हम स्टोर करते हैं तो एड्रेस मतलब ये मैनेजमेंट कैसा होगा? तो जब आप ऑब्जेक्ट बनाते हो न्यू के थ्रू, हाँ, कंस्ट्रक्टर कॉल होता है तो उस टाइम एलोकेट देखता है कितनी बाइट चाहिए, उतनी बाइट एलोकेट कर देता है, इकट्ठी एलोकेट करता है. इतना सा बफर. उसके बाद कुछ एलोकेशन डी एलोकेशन होते हैं. तो एक पूरा प्रोग्राम, ये पूरा एक प्रोग्राम चल रहा है. हर एक प्रोग्राम के बाद अपना स्टैक और हीप है. डोंट थिंक तो 2 प्रोग्राम मतलब 2 स्टैक और हीप हो गया उसका. हर प्रोग्राम के लिए चल रही है चीज़. ठीक है, तो जब एलोकेशन डी एलोकेशन होगा तो ये पूरा का पूरा एरिया यूज हो रहा है. लोकल वेरिएबल्स वैल्यू टाइप वाले यहाँ जा रहे हैं, रेफरेंस टाइप वाले यहाँ जा रहे हैं, और एलोकेशन डी एलोकेशन चल रहे हैं. तो ये आपकी पूरा जो क्लास है, जो पूरा प्रोग्राम है, दैट इज ऑल्सो वन ऑब्जेक्ट, बिग ऑब्जेक्ट. उसकी वैल्यू टाइप यहाँ आ रही है, रेफरेंस टाइप यहाँ आ रही है. ये फर्दर ऑब्जेक्ट एलोकेट करेगा तो वैल्यू टाइप यहाँ, रेफरेंस टाइप यहाँ, ऐसे पढ़ लिया. ठीक है ना, तो ऑप्टिमाइज तरीके से लिखा गया है. क्लास और स्ट्रक्ट में डिफरेंस क्या होता है? ये चीज पता होनी बहुत जरूरी है. आप क्वेश्चन इंटरव्यू पूछ लेगा, आपसे पूछेगा बताओ यार क्लास और स्ट्रक्ट है, स्ट्रक्ट कब यूज करोगे आप? स्ट्रक्ट में कंस्ट्रक्टर नहीं होता है. नहीं, किसने बोला? पैरामीटर लेस नहीं होता. डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर नहीं हो सकता, पैरामीटराइज्ड हो सकता है. इनिशियलाइज करने पड़ते. क्यों नहीं हो सकता डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर? तो क्वेश्चन तो भाई इंटरव्यू में ये पूछेगा ना, क्यों भाई, रीजन. जो इनिशियलाइजेशन होती है वो सारा डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर होता है, उनके जितने भी वेरिएबल की इनिशियलाइजेशन. और स्ट्रक्ट वैल्यू टाइप में जब वैल्यू है तो हमें किसी ना किसी जगह से इनिशियलाइज करना पड़ेगा. इनिशियलाइज करेंगे तो उसको वैल्यू एलोकेट हो जाएगी. हम यूज भी नहीं कर सकते क्योंकि स्ट्रक्ट आपका एक वैल्यू टाइप की तरह बिहेव करता है. इसके 2 सिंटैक्स होते हैं बनाने के. एक स्ट्रक्ट एस इक्वल टू वैल्यू, स्ट्रक्ट एस लिखा तो वो एलोकेट हो गया, या आपने स्ट्रक्ट एस इक्वल टू न्यू कर दिया तो भी एलोकेट हो गया. 2 सिंटैक्स, इसलिए कंस्ट्रक्टर डिफॉल्ट अपने पास रखते हैं. डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर विल इनिशियलाइज ऑल द वेरिएबल्स विद द डिफॉल्ट वैल्यू, ऑल द मेंबर वेरिएबल्स. और अगर आपने पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर रखा, then it's your responsibility to assign value to each of the member variable. अगर आपने 4 मेंबर वेरिएबल हैं, 3 असाइन किए कंस्ट्रक्टर के थ्रू, 1 असाइन नहीं किया, कंपाइल टाइम एरर. तो अगर जैसे मैंने पैरामीटर कंस्ट्रक्टर बना दिया तो उसका डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर कॉल नहीं. अगर आपका पैरामीटराइज है तो डिफॉल्ट कॉल नहीं होगा अनलेस यू कॉल इट एक्सप्लिसिटली. वो भी हम आगे बात करेंगे, बहुत इन डेप्थ जाएगी चीज़ें, बट अभी हम सीधा एनकैप्सुलेशन पे ये घंटा लगा चुके हैं. मेमोरी में थोड़ा सा और बात करेंगे, अभी हम बात करेंगे आगे. जैसे चीज़ें आ रही हैं वैसे वैसे हम कवर कर देंगे. मेमोरी में पूरा है, गार्बेज कलेक्टर पूरा देखिए. क्लास और स्ट्रक्ट में डिफरेंसेस बताइए. सो आई एम गोइंग विद अ फ्लो. जैसे चीज़ें आती हैं, एक इंटरव्यू कंडक्ट हो रहा है बेसिकली. आप मेरे सामने बैठे हो, हम लोगों ने स्टार्ट किया सबसे पहले बेसिक क्वेश्चन के साथ, व्हाट डू यू मीन बाय, व्हाट आर द पिलर्स ऑफ रूट्स. वहाँ से हमारा इंटरव्यू स्टार्ट हुआ. एंड हाउ आई एम टेकिंग इट फॉरवर्ड, हाउ यू कैन मॉडिफाई और हाउ यू कैन मॉडिफाई द इंटरव्यू बेस्ड ऑन योर स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स. दिस इज हाउ इट इज. वही बोलो जो आता है. अगला क्वेश्चन वही पूछा है, क्लास स्ट्रक्ट डिफरेंस. पहला डिफरेंस, क्लास कैन हैव अ डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर, struct cannot have a default constructor. Second difference, class can have parameterized constructor, but it's not important to initialize all the member variables.
struct can have a parameterized constructor, but it should initialize all the member variables unless they already have a default value. Default value मतलब आपने जहाँ वेरिएबल डिक्लेयर किया था वहीं लिख दिया int i = 0, तो इसके बाद वैल्यू है, इसको असाइन करने की जरूरत नहीं है. इसके अलावा जितने भी वेरिएबल्स हैं उनको ये पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर असाइन करेगा. सर स्ट्रक्ट में हम दे सकते हैं id बिल्कुल दे सकते हैं, क्यों नहीं दे सकते. स्ट्रक्ट इन .NET का स्ट्रक्ट इट्स इम्प्लीमेंटेड लाइक अ सील्ड क्लास. इसमें भी 4 मेथड मिलेंगे. 4 मेथड मिलेंगे यानी किससे आ रहे हैं, वो क्या है समझ रहे हो ना, इंटरनली कैसे घुमाई हुई चीजें. इन .NET स्ट्रक्ट इज इम्प्लीमेंटेड एज अ सील्ड क्लास. व्हाट इज अ सील्ड क्लास? क्लास व्हिच कैन नॉट बी इनहेरिटेड. कोई एग्जांपल दो सील्ड क्लास का. बहुत यूज करते हो आप उसको. स्ट्रिंग इज अ सील्ड क्लास. यू कैन नॉट इनहेरिट फ्रॉम स्ट्रिंग. ठीक है. तो क्लास और स्ट्रक्ट में 2 डिफरेंस हुए. और कोई डिफरेंस है क्लास और स्ट्रक्ट में? कौन इनहेरिट कर सकता है, कौन नहीं कर सकता? क्लास कैन इनहेरिट, स्ट्रक्ट कैन नॉट इनहेरिट. सही है. What about implementation? Classes can implement interfaces. What about struct? Struct can also implement interfaces. Implement struct भी कर सकता है. Let's talk about main method. What is a main method? Entry pointer. कहाँ लिखा जाता है? क्लास में. program.cs देखते हो जनरली. क्या मैं एक struct के अंदर main method लिख सकता हूँ? Can we define main method inside a struct? Yes, I can. अब आप लोगों से क्वेश्चन, why should I use struct and where should I use struct? हम .NET में कभी struct नहीं बनाते, क्लासेस बना के काम करते हैं. तो struct की जरूरत क्यों पड़ती है? struct आया ही क्यों है, हटा क्यों नहीं दिया जाता? इसलिए चाहिए क्यों? लाइटवेट ऑब्जेक्ट तो क्लास भी हो सकता है ना यार. जो आपने struct मेमोरी लेगा वही क्लास भी लेगा. और वो गार्बेज कलेक्टर चाहिए होगा उसको खाली करने के लिए. किसको? क्लास को. सर फास्ट इसको जरूरी है कि आपने अपने नहीं, आप तो कुछ खाली नहीं होता है. आउट ऑफ स्कोप जाएगा. तो क्लास भी आउट ऑफ स्कोप जाएगी तो खाली हो जाएगी. गार्बेज कलेक्टर चलना पड़ेगा. किसमें? क्लासेस के केस. एड्रेस तो खाली हो जाएगा, लेकिन जो एक्चुअल डेटा है वो तो खाली नहीं होगा ना. वो तो गार्बेज कलेक्टर जब तक नहीं चलेगा तब तक नहीं. दोनों सेम है. मेमोरी की टर्म्स में जैसा क्लास है वैसे ही स्ट्रक्ट है. ऑटोमेटिक मेमोरी मैनेजमेंट में कोई दिक्कत नहीं. कहाँ यूज करोगे स्ट्रक्ट? सिंपल सा फंडा है. जहाँ भी पी इन्वोक करना है एक ही यूसेज है. बैकवर्ड कंपैटिबिलिटी के लिए रखा गया. C++, C या कोई दूसरी लैंग्वेज उनसे काम करना है, उनके पास क्लास होती नहीं थी, जो स्ट्रक्ट होते थे. उन्होंने इंटरफेस जो दिए हुए आपको, मेथड्स एपीआई एक्सपोज की हुई है, वहाँ स्ट्रक्ट ले रहा है, तो यहाँ से भी स्ट्रक्ट भेजना पड़ेगा ना. बैकवर्ड कंपैटिबिलिटी के अंदर रखेंगे. अदरवाइज हम लोग जनरली प्रोग्रामिंग में स्ट्रक्ट का यूज ज़्यादा नहीं करते. तो Win32 एपीआई कॉल करना है, उसमें इंटरफेस में आपने स्ट्रक्ट मिल गया. अब स्ट्रक्ट यहाँ से कैसे भेजूँ? होगा तभी भेज पाओगे ना, इसलिए स्ट्रक्ट रखते हैं. अदरवाइज स्ट्रक्ट हम लोग जनरली यूज ही नहीं करते. इफ यू आर वर्किंग इन ASP.NET आपने कभी नहीं बनाया होगा, ना कभी बनाओगे. अगर आप Win32 एपीआई के साथ बात कर रहे हो, ड्राइवर प्रोग्रामिंग कर रहे हो, तो बहुत बनाओगे. इट्स अ मैटर ऑफ द ऑक्यूपेशन, द सॉफ्टवेयर, द टेक्नोलॉजी, द डोमेन दैट यू आर वर्किंग. अगर आपका काम ड्राइवर और एपीआई से है तो स्ट्रक्ट बनाओगे, बहुत बनाओगे. यहाँ यूसेज. तो इसकी डिसएडवांटेज? कोई डिसएडवांटेज. इट्स जस्ट अ रैपर है, एनकैप्सुलेशन. स्ट्रक्ट के मेंबर्स बाय डिफॉल्ट क्या होते हैं? पब्लिक.
क्लास के, ठीक है ना, ये पढ़ के आए थे कॉलेज के टाइम में, C++ के टाइम में, ये फंडे चेंज हो गए। नहीं, प्राइवेट। क्लास के मेंबर भी प्राइवेट होते हैं बाय डिफॉल्ट, स्ट्रक्चर के मेंबर ही बाय डिफॉल्ट प्राइवेट होते हैं। तो वो फंडा आपका हिल गया, चेंज कर लो उस फंडे को। तो मैंने क्या बोला, स्ट्रक्ट इज इम्प्लीमेंटेड एज अ C क्लास, चेंज है, इट्स नॉट दैट स्ट्रक्ट जो आपको C++ में मिलता था, ये .NET का स्ट्रक्ट है, इसे अपने तरीके से इम्प्लीमेंट करो। एनकैप्सुलेशन क्लियर, क्लास और स्ट्रक्ट हो गया। व्हाट इज इंटरफेस? It's a contract. What type of contract it is? Contract to implement the functionality. It's a contract between two parties, that another party can be another interface or a class. And what is the contract? The contract is you must implement all the methods that I declare. Interface just declare methods. Now question, what if the class does not implement all the methods of an interface? Child class is not implementing all the methods of interface, only one or two methods it is implementing. Will that be compiled? No. Can I make that an abstract class and then it will compile? No. Yes, sir. Yes, no. It's a contract and a very strong contract, stronger than abstract class. ये सबसे बड़ा डिफरेंस है। एब्स्ट्रैक्ट क्लास के केस में कुछ मेथड्स ओवरराइड किए, कुछ नहीं किए, चल जाता था। एब्स्ट्रैक्ट बनाओ क्लास को, चलो। इंटरफेस के केस में जब तक आप डिक्लेयर नहीं कर दोगे, डिफाइन नहीं कर दोगे चाइल्ड क्लास में, तब तक आप आगे नहीं जा सकते। तो लेट्स से चाइल्ड इंटरफेस में 3 मेथड थे, 2 इंप्लीमेंट किए, एक के बारे में पता ही नहीं है इंप्लीमेंट क्या करूँ, तो खाली नहीं लिखना उसको एब्स्ट्रैक्ट करके छोड़ देना है और क्लास को एब्स्ट्रैक्ट। तो इस केस में इंटरफेस की डेफिनेशन विल बी हिडन बाय माय एब्स्ट्रैक्ट इंप्लीमेंटेशन। दिस इज द राइट अप्रोच, दिस इज द राइट अप्रोच। रॉन्ग अप्रोच क्या होती, 2 मेथड के बारे में पता था, वो डिफाइन कर दिए, तीसरा मेथड इंप्लीमेंट करना है, खाली छोड़ दिया, नो इंप्लीमेंटेड। दिस इज द रॉन्ग अप्रोच, बिकॉज यू आर क्रिएटिंग अ क्लास, you are saying that it is a complete class, though it is incomplete. It is not the actual implementation of interface. अच्छा, मैंने 2 इंटरफेस को लिए, तो एक में 2 मेथड है, उसके लिए इंटरफेसेस के बारे में लोगों के पास बहुत कम नॉलेज होता है। सबसे ज़्यादा घटिया प्रोग्रामिंग लोग इंटरफेसेस में करते हैं, सबसे ज़्यादा घटिया प्रोग्रामिंग इंटरफेसेस में करते हैं। इंटरफेस उठाया, एक मेथड के बारे में पता था, 2 मेथड के बारे में नहीं पता, नो इम्प्लीमेंटेड, और ये वो लिख दिया, छोड़ दिया। This is a wrong approach. If you do not know everything about the interface, then either your interface definition is not correct, either the interface definition is not correct, or your class definition is incorrect. समझ आया? तो अब सिनेरियो लेता हूँ दोबारा। इंटरफेस में 3 मेथड, 2 इंप्लीमेंट कर दिए, मुझे पता थे कैसे करते हैं, तीसरा मेथड मुझे नहीं पता, तो क्या करना चाहिए? तो उस क्लास को एब्स्ट्रैक्ट बना के जो मेथड था उस मेथड को एब्स्ट्रैक्ट कर दूंगा। एब्स्ट्रैक्ट करने से क्या हुआ, मैंने मेथड को डिफाइन तो नहीं किया, मैंने इंटरफेस की डेफिनेशन को हाइड कर दिया। एंड हाइडिंग, दिस इज हाइडिंग, दिस इज नॉट इम्प्लीमेंटेशन, दिस इज हाइडिंग। इसको बोलते हैं इम्प्लिसिट इम्प्लीमेंटेशन। क्या बोलते हैं? इम्प्लिसिट इम्प्लीमेंटेशन। तो उस केस में अगर उस क्लास को यूज करना है तो फिर एक और क्लास बनानी पड़ेगी, जब तक वो डेफिनेशन ना पता हो। मोस्ट ऑफ द केसेस में डेवलपर को पता ही नहीं होता इसमें करना है। तो ऐसे केस में प्रॉब्लम आपका नहीं है, प्रॉब्लम इंटरफेस बनाने वाले का। और अगर आप डिजाइनर हो, दैट मीन्स इट्स योर प्रॉब्लम कि आपने इंटरफेस को सेग्रीगेट नहीं किया, उसको इतना तोड़ो कि वो लॉजिकल यूनिट में डिवाइड हो। इंटरफेस सेग्रीगेशन प्रिंसिपल। अगर आपका इंटरफेस ऐसा बन रहा है जहाँ पर डेवलपर 2 मेथड इंप्लीमेंट करके भी काम चला पा रहा है, 3 मेथड भी काम चला पा रहा है, तो उस केस में आपका इंटरफेस टूटना चाहिए। 2 मेथड वाले इंटरफेस में और 1 मेथड वाले इंटरफेस में। जिसको 3 चाहिए वो दोनों इंटरफेस इंप्लीमेंट करे, जिसको 1 चाहिए वो 1 ही करे।
ये अच्छी प्रोग्रामिंग प्रैक्टिस और डिजाइनिंग प्रिंसिपल्स कहते हैं, ठीक है ना। यहाँ लगता है इंटरफेस एग्रीगेशन। क्लियर हो गया चीज, इंटरफेस हो गया। अगला आया इनम। व्हाट डू यू मीन बाय इनम? इनम क्यों चाहिए? मंडे मंडे हो गया या वीकडेज हो गया, कुछ ऐसा। क्यों चाहिए? इनम है क्या? व्हाट इज इनम? It's also sort of a contract when you define what are the values available allowed for a. इनम इज अ सेट ऑफ, इट्स अ सेट। सेट पढ़े थे मैथ्स में, इट्स अ सेट। सेट मींस इट इज अ नंबर ऑफ चॉइसेस, वैलिड चॉइसेस। एक क्वेश्चन, एक छोटा सा कोड सैंपल देखते हैं। स्ट्रिंग डे ऑफ वीक, इंटीजर डे, स्विच केस, डे पर लगाया, केस 0, रिटर्न संडे, 1 2 3 4 5 6 7। डिफॉल्ट मतलब जब कुछ नहीं मिला, थ्रो, न्यू, एक्सेप्शन, इनवैलिड, डे। ये कोड ब्लॉक लिखा मैंने। स्ट्रिंग रिटर्न कर रहा है डे ऑफ वीक, एक इंटीजर वैल्यू ले रहा है, स्विच केस कितने लग सकते हैं? कितने वैलिड डेज होते हैं हमारे पास? 7। तो 0 1 2 3 4 5 6 आर वैलिड वैल्यूज। उसके अलावा सारी वैल्यूज कितनी हो गई? इनवैलिड वैल्यूज हो गई। ये जो आपने मेथड लिखा, इसको कॉल कौन करेगा? डेवलपर। अब डेवलपर को जब दिखेगा तो क्या दिखेगा? डे ऑफ वीक, उसने कहा इंटीजर, उसने बोला 1 0 0 0 0 0 0, इंटीजर है, एक वैलिड इंटीजर डाल दिया। आपने बोला इंटीजर, देखा इंटीजर है, ठीक है, उसने कोई भी इंटीजर डाल दिया। उसे क्या पता यार क्या वैलिडेशन लगा रखा है, क्या होगा इस कोड के साथ? ये रन टाइम में फटेगा। आप बोलोगे हमने तो भाई कोड अच्छा लिखा हुआ है, डिफॉल्ट में जाके एक्सेप्शन थ्रो किया हुआ है, यूजर को दिखेगा एक्सेप्शन, इट्स नॉट अ वैलिड वैल्यू। अब यूजर और वैल्यू डालेगा दूसरी, फिर आएगा एक्सेप्शन, दिस इज नॉट अ वैलिड वैल्यू, फिर तीसरा डालेगा, दिस इज नॉट अ वैलिड वैल्यू। प्रोग्राम बंद करेगा, चला जाएगा, यार प्रोग्राम ही खराब है, चलना ही नहीं। इज दिस अ राइट कोड? अ कोड दैट थ्रोज एक्सेप्शन इज नॉट अ राइट कोड। जो चीजें आप लॉजिक में ट्रैक कर सकते थे, पहली प्रॉब्लम इस कोड के साथ क्या दिखी आपको? डेटा टाइप की प्रॉब्लम है, डेटा टाइप की प्रॉब्लम है। पहली चीज, चलो अगर इंटीजर नहीं तो बाइट तो रख सकते थे, 255 तक भी इनवैलिड वैल्यूज होती। लेकिन अभी यहाँ देखो, यहाँ क्या है? डे ऑफ वीक 10,000 इवैल्यूएट्स टू, पता नहीं, उसको हम बोलते हैं मैजिक नंबर। जब एक डेवलपर देखेगा इस कोड को, डे ऑफ वीक 10,000, तो उसके लिए 10,000 एक वैलिड नंबर, एक मैजिक नंबर है। मैजिक नंबर मीन्स आबरा गडाबरा वैल्यू डालो, पता नहीं क्या आने वाला है। कोड में मैजिक नंबर और मैजिक स्ट्रिंग्स शुड बी अवॉइडेड। मैजिक नंबर्स एंड मैजिक स्ट्रिंग शुड बी अवॉइडेड। लॉजिकल फ्लो होना चाहिए। मुझे कहीं से भी कोड देखूं, मुझे डे ऑफ वीक में जाने की जरूरत ना पड़े मेथड के अंदर। मैं यहाँ देख रहा हूँ किसी मेथड के अंदर डे ऑफ वीक पैरामीटर पास हो रहा है, तो मुझे अंदर जाके मेथड में समझने की जरूरत ना पड़े कि 10,000 मतलब क्या। ये बैड क्वालिटी कोड है। मैजिक नंबर्स अवॉइड करना है। तो तरीका क्या है करने का? इनम्स कैसे बनाते हैं? इनम करता क्या है? इनम इज अ सेट ऑफ वैलिड वैल्यू। तो अगर यहाँ पर अपार्ट फ्रॉम डे, अगर मैं यहाँ पर एक डे ऑफ वीक इनम रख देता, डे ऑफ वीक इनम, इसमें 7 ही वैल्यूज आ सकती थी। हेलो, हाँ भेज दूंगा मैं लड़के को। हाँ मैं मांगा कॉल कर दूंगा।
हाँ जी। तो अगर यहाँ पर आप इसकी जगह एक इनम लिया होता, आपने इंटीजर की जगह इनम लिया होता, तो यहाँ पर यूजर क्या भेजता, डे ऑफ वीक इनम डॉट लगाते ही उसको सारे ऑप्शन नजर आ जाते, संडे मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे जितने वैलिड वैल्यूज हैं, तो वो गलत भेजेगा ही नहीं, गलत भेजेगा ही नहीं तो डिफॉल्ट में कभी एक्सेप्शन आएगा ही नहीं। तो याद रखना, ऐसे कोड अच्छे नहीं होते कि यार मैंने तो अपना दिमाग लगा के API लिखते टाइम सारे केस कंसीडर कर दिए, इनवैलिड के लिए मैंने एक्सेप्शन थ्रो कर दिया। नो, यूजर को ऑप्शन ही मत दो ना कि वो गलत वैल्यू डाले, बिकॉज थ्रोइंग एक्सेप्शन इज एन इम्पैक्ट ऑन परफॉर्मेंस। ये पूरा इनडायरेक्ट इम्पैक्ट पड़ता है परफॉर्मेंस के ऊपर। एक्सेप्शन कैसे बनते हैं? हु इज रिस्पॉन्सिबल फॉर थ्रोइंग एक्सेप्शंस? CLR का कौन सा कंपोनेंट? CLR का कंपोनेंट होता है एक्सेप्शन हैंडलर, जिसका काम क्या है, जब भी कहीं एक्सेप्शन आया तो वो स्टैक अनवाइंड करेगा। अनवाइंड करते करते कहाँ तक लेके जाना है उसे, जहाँ से कॉल हुआ था, स्टैक बनाता है वो, यहाँ से ऊपर फेंका, ऊपर से ऊपर फेंका, ऐसे फेंकते फेंकते वहां तक आया जहां तक या तो अनहैंडल्ड हो जाए या हैंडल्ड हो जाए। पूरा एक्सेप्शन का ऑब्जेक्ट बनाना है, उस ऑब्जेक्ट में क्या होता है, स्टैक ट्रेस होता है, मैसेज होता है। तो ये जो बनाया और स्टैक अनवाइंड हुआ, दिस इज एक्सपेंसिव ऑपरेशन, इट्स एन इम्पैक्ट ऑन परफॉर्मेंस। तो जहां तक हो पाए एक्सेप्शंस को अवॉइड करो, लॉजिकल फ्लो रखो प्रोग्राम्स के अंदर, वैलिड इनवैलिड रादर देन थ्रोइंग एक्सेप्शंस। एक्सेप्शन थ्रोइंग इज नॉट अ राइट प्रैक्टिस। कब करते हैं, जब हम ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना चाहते हैं। यहाँ से थ्रो कर दिया, पेरेंट तक तो पहुँचेगा ही पहुँचेगा, वहाँ पे जाकर हम ट्राई कैच लगा के मैसेज दिखाते हैं। एक्सेप्शन वैलिडेशन के लिए भी ट्राई कैच लगा रहे थे। हाँ, एक मैंने पीस ऑफ कोड देखा था थोड़ा बहुत पहले, कोई वेंडर लगा, हमने क्या करा था, डेट टाइम पे वैलिडेशन ट्राई कैच में लगा रहे थे, एरर आई तो लोग कैच में भी कोड लिखते हैं, एंड इट्स नॉट अ राइट प्रैक्टिस। इट्स नॉट अ राइट प्रैक्टिस टू राइट कोड इन कैच। ट्राई कैच लगाया, ऐसे नहीं चला तो ऐसे चला ले। और ट्राई कैच में भी, उस कैच में भी फिर मल्टीपल ट्राई कैच, ट्राई कैच कैच कैच, राइट कोड। क्या हर फंक्शन में ट्राई कैच लगाना चाहिए? हर फंक्शन में देखो, प्रैक्टिस ये कहता है हर फंक्शन में ट्राई कैच नहीं लगाना चाहिए। ट्राई कैच आपका टॉप ऑफ स्टैक लगना चाहिए, जहाँ एक्सेप्शन आए थ्रो कर दो, ऊपर तक आने दो उसे। इट्स लाइक बबलिंग होता है। एक्सेप्शन कहीं भी ओरिजिनेट होगा, वो बबल होकर अपने पेरेंट कॉलर तक पहुंचेगा। लेकिन अगर हमने लोअर फंक्शन, फॉर एग्जांपल एक पेरेंट फंक्शन है, उसके अंदर 10 फंक्शंस कॉल हो रहे हैं, फंक्शन 1 देन फंक्शन 2 देन फंक्शन 3 ऐसा करके कॉल, फंक्शन 5 में एरर आई। अब अगर वो बबल करेंगे, वहाँ पर हमने कुछ भी नहीं हैंडल ही नहीं करा, तो आएगा वो यहाँ पे हमने लगाया हुआ एक्सेप्शन ट्राई कैच लगाया हुआ। अब हमें कैसे पता चलेगा फंक्शन 5 में? फॉल स्टैक मिलेगा ना, स्टैक में। बट सर ये एक्सपेंसिव ऑपरेशन नहीं होगा अगर ये बबलिंग। देखिए, फंडा ये है कि एक्सेप्शन आया, क्या वो एक्सेप्शन आपका, दो तरह के एक्सेप्शन होते हैं, एक फेटल एक्सेप्शन होता है और एक एप्लीकेशन एक्सेप्शन होता है। फेटल एक्सेप्शन मतलब आई कैन नॉट कंटिन्यू, मेरे को सर्विस से डेटा चाहिए, मुझे रेंट दिखाना है, डेटा नहीं आया तो आई कैन नॉट शो, ये फेटल एक्सेप्शन होता है। लेकिन एक एक्सेप्शन ये है कि भाई डेटा आ गया, उसमें एक फील्ड नहीं है, जो फील्ड मेरे लिए ऑप्शनल है, बट सिंस आई एम बाउंड बाय कॉन्ट्रैक्ट, मुझे डेटा वहाँ से मिल रहा है और वहाँ कन्वर्जन में इशू है, आई कैन पुट माई कन्वर्जन, मैं अपना कुछ कन्वर्जन लगा सकता हूँ, इसलिए इसमें एक्सेप्शन आएगा, सो आई कैन कंटिन्यू। अगर इस तरह का फ्लो है तो ट्राई कैच लगाओ। आपने थर्ड पार्टी को एग्जीक्यूट कर रहे हो, आप यू आर नॉट श्योर कि वो चलेगा नहीं चलेगा, उसके चक्कर में मेरा प्रोग्राम देखना है, तो ट्राई कैच लगाओ। फॉल बैक मैकेनिज्म है तो वो लगाओ, फिर आगे चलो। इस सिनेरियो में ट्राई कैच लगेगा लो लेवल पर, अदरवाइज कभी भी वैलिडेशन और ये सब चीज़ें मत लगाओ। इफ़ यू कैन नॉट कंटिन्यू, यू डोंट हैव टू यूज ट्राई कैच इन द लोअर ब्लॉक्स। इफ यू कैन कंटिन्यू, कई बार हम लॉगिंग करते हैं कि यार मुझे इसी लेवल पे, इसी लेयर में लॉगिंग करनी है, हर लेयर का अपना लॉग होता है, तो आप चाहते हो डेटा एक्सेस के डेटा एक्सेस लेयर में लॉग लिखे जाएं, प्रेजेंटेशन के प्रेजेंटेशन में, तो ज़रूरी है कि आप एक्सेप्शन वही कैच करो जहाँ पर हुआ है और ऊपर फेंकते जाओ। उस केस में ट्राई कैच लगाओगे, एक्सेप्शन राइट करोगे एंड थ्रो या थ्रो EX करोगे। दोनों में फर्क क्या है? Shall I use throw और throw EX? EX समझ रहे हो ना, एक्सेप्शन ऑप्शन, या थ्रो न्यू एक्सेप्शन। तीन तरीके से फेंक सकते हो एक्सेप्शन को।
कौन सा तरीका बेस्ट है? थ्रो, क्यों? वो कॉल स्टैक मेंटेन। थ्रो अगर आप करते हो तो आपका कॉल स्टैक मेंटेन। अगर आपने थ्रो EX या थ्रो न्यू एक्सेप्शन किया तो कॉल स्टैक, अगर ये इससे पहले कहीं एक्सेप्शन आया हुआ था, मेथड 8 में आया हुआ था, 5 में आपने ट्राई कैच लगाया हुआ और यहाँ से थ्रो किया, थ्रो करते हुए ये 1 तक पहुँचा, अगर 1 तक पहुँचा और बीच में थ्रो किया हुआ है तो कॉल स्टैक में 8 से लेकर 1 तक की पूरी कहानी आएगी। लेकिन अगर 5 में थ्रो EX किया होगा तो 6, 7, 8 वाला स्टैक वाइप आउट हो गया, 5 में नया कॉल स्टैक बना, यानी जब 1 तक पहुंचेगा तो उसे देखेगा कि एक्सेप्शन कहाँ है, 5 में है। इसीलिए बेस्ट प्रैक्टिस है थ्रो, नॉट थ्रो EX और नॉट थ्रो न्यू एक्सेप्शन। ठीक है, थ्रो के केस में भी तो नया एक्सेप्शन ही बनेगा ना, सेम एक्सेप्शन ऑब्जेक्ट है, इंटरनली न्यू एक्सेप्शन नहीं बनेगा। नहीं, सेम एक्सेप्शन ऑब्जेक्ट है, बस लॉगिंग कर देता है कि इधर भी है, इधर भी है। ये अगर लॉग्स करने हैं तो थ्रो करो, ट्राई कैच थ्रो। ठीक है, क्लियर? एनकैप्सुलेशन क्लियर? आप ये बोल रहे हो ट्राई कैच लगा दो, थ्रो करो। हैंडल तभी करो जब फेटल एक्सेप्शन है, जहाँ पे हम आगे बढ़ नहीं सकते। जहाँ बढ़ नहीं सकते। क्लियर? अब एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज बताओ, ये डेवलपर प्रोडक्टिविटी बढ़ाएगी आपको। बहुत लोगों को नहीं पता होता है फीचर के बारे में। आप लोग मल्टीपल लेयर्स में काम करते हो। लेयर्स मतलब कि टीयर आर्किटेक्चर, 5 लेयर, 10 लेयर, 15 लेयर, 200-300 प्रोजेक्ट्स का कोड जिन पे काम किया हुआ है, 200-300 प्रोजेक्ट्स थे एक सॉल्यूशन के अंदर। उस केस में डिबगिंग बहुत दिक्कत हो जाती है। डिबगिंग दिक्कत क्यों हो जाती है? इतने डेवलपर होते हैं, उन्होंने सबने कचरा कर रखा होता है, एक्सेप्शन आया कहीं से, बीच में कहीं खा गए। समझ रहे हो नहीं? क्यों ने बग रिपोर्ट कर दिया, भाई ये बग है, यहाँ पर मैं ये सेव कर रहा हूँ, कुछ नहीं हो रहा। ओनली वे फॉर मी इज बटन क्लिक पे गया, F11 करते करते जाके पहुंचे कि एक्सेप्शन कहाँ, क्योंकि बीच में खा गया वो, ट्राई कैच लगा के। ऐसा लिखते हैं कोड, बहुत डेवलपर ऐसा कोड, ट्राई कैच में खा गए, एक्सेप्शन आ रहा है, कोई बात नहीं, बाहर वाले को पता नहीं चलना चाहिए एक्सेप्शन। It's not a right practice. It's not a right practice. Exception should be thrown at the top level. अगर एक्सेप्शन आ रहा है तो थ्रो करो, टॉप लेवल तक पहुंचाओ उसको। हमारे साथ एक डेवलपर कुछ प्रोडक्शन में रह रहा था, उसने कहा कि सर वो बग रिजॉल्व हो गया। तो मुझे कैसे किया कि मैंने ट्राई कैच लगा दिया और उसको वहीं पे डंप कर दिया। इसीलिए डेटाबेस टेस्टर बहुत ज़रूरी होता है। डेटाबेस टेस्टर जो टेस्ट करता है कि वैल्यू डेटाबेस तक पहुंची है, पता चले बीच में ही खा के और वाला सक्सेसफुली सेव्ड, डेटाबेस से कुछ गया नहीं। ऐसे डेवलपर्स होते हैं यार। चलो वापस आते हैं इस पे, क्या डिस्कस कर रहे थे अभी? कि अगर लेयर्ड आर्किटेक्चर है तो 15-20 लेयर्ड आर्किटेक्चर में डिबगिंग कैसे करनी चाहिए? टूल्स ऑप्शंस, ऑप्शन होता है ना, यहाँ पे बोलते हैं थ्रो एवरी एक्सेप्शन, उस ऑप्शन की बात कर रहा है। थ्रो एवरी एक्सेप्शन, एक्सेप्ट टूल्स में एक्सेप्शंस के अंदर एक्सेप्शन में सबको चेक बॉक्स मिलेंगे, CLR, नेटेड एक्सेप्शन। ये अभी मैं ओपन कर रहा हूँ विजुअल स्टूडियो, लेट मी शो।
देखिए डिबग में जाकर डिबग एक्सेप्शंस, और ये CLR के एक्सेप्शंस हैं थ्रोन। तो आप इसको क्लिक करके ओके करोगे, ठीक है नहीं, डिबग एक्सेप्शन, कॉमन लैंग्वेज रन टाइम एक्सेप्शन, इसको चेक करना, ओके करना। उसके बाद सिर्फ आपको एप्लीकेशन को बटन क्लिक करके चला दो डिबग मोड में। जहां भी एक्सेप्शन आएगा वहां पर ब्रेक पॉइंट हिट हो जाएगा, ऑलरेडी ब्रेक इनटू डिबगर। तो वो जाकर F10 F11 करके पहुंचने की जरूरत नहीं है, सीधा बटन क्लिक किया, डिबग मोड में चलाया हुआ है। जहां पर भी थ्रो होगा एक्सेप्शन थ्रो होगा, वहां पर ये ब्रेक हो जाएगा। तो जब भी एंटरप्राइज आर्किटेक्चर पे काम करो तो ये बेस्ट तरीका होता है, फास्टेस्ट तरीका इशू तक पहुंचने का, ठीक है। इसमें भी देखो, अब इसमें एक ही दिक्कत होगी, एंटरप्राइज एप्लीकेशन है तो 50 जगह एक्सेप्शन आ रहे होंगे, हमें सिर्फ अपनी जगह पे पहुंचना है। अब मुझे एक्सेप्शन पता है, मुझे दिख रहा है स्क्रीन के ऊपर कि ऑब्जेक्ट रेफरेंस एक्सेप्शन आ रहा है, तो यहाँ पर आप जाके ड्रिल डाउन कर सकते हो सिस्टम में किस टाइप का एक्सेप्शन चाहिए। मैंने बोला जब भी मेरा नल रेफरेंस एक्सेप्शन आए तभी ब्रेक करो, मैंने पूरा अनचेक किया, बोला जब भी आई जस्ट वांट टू चेक क्या हो गया। मैंने बोला आई जस्ट वांट टू चेक फॉर डिवाइड बाय जीरो एक्सेप्शन एंड लेट्स से नल रेफरेंस एक्सेप्शन, दो चीज़ें चेक करना चाहता हूँ, मैंने दो बोला बस। अब अगर कहीं पर भी खाली ऑब्जेक्ट रेफरेंस एक्सेप्शन आया होगा तो ही ब्रेक होगा, ठीक है नहीं, तो आपका परफॉर्मेंस थोड़ा बढ़ेगा। नहीं तो क्या होगा, कहीं भी कोई भी एक्सेप्शन आया तो ये वहीं पे ब्रेक हो रहा होगा, तो एक्चुअल एक्सेप्शन तक पहुंचते पहुंचते भी आपको बहुत टाइम लगेगा। तो इसीलिए जस्ट फॉर दैट एक्सेप्शन उसको आपने किया और चला। इसमें जावास्क्रिप्ट एक्सेप्शन का भी है, जावास्क्रिप्ट के एक्सेप्शन तो पता ही नहीं चलते हैं, पता नहीं कहाँ से आ रहे हैं। इसके लिए तो जावास्क्रिप्ट के लिए सही नहीं है, उसके लिए फायरबग वगैरह यूज़ करो, क्लाइंट साइड वाले टूल्स, ये सही नहीं है। चलो ठीक है, क्लियर हो गया, एनकैप्सुलेशन क्लियर, कोई डाउट्स? लेट्स मूव टू एब्स्ट्रैक्शन। व्हाट इज एब्स्ट्रैक्शन? अच्छा, आपने एक चीज बताया था कि एनकैप्सुलेशन में आप कह रहे थे कि टाइप यूज करके हम लोग एनकैप्सुलेट करते हैं, अगर डेलीगेट्स वगैरह देखा जाए, डेलीगेट्स कह लो, इनम्स कह लो, तो इसमें हम एनकैप्सुलेट नहीं करते। किसने बोला? डेलीगेट एनकैप्सुलेट्स अ मेथड, डेलीगेट्स एब्स्ट्रैक्ट्स अ मेथड, एनकैप्सुलेट्स अ मेथड। डेलीगेट्स में डेटा नहीं आता। डेलीगेट एनकैप्सुलेट्स अ मेथड, इस डेलीगेट के अंदर मेथड पड़ा हुआ है। एनकैप्सुलेशन की डेफिनेशन होती है डेटा एंड मेथड बाइंडिंग। हाँ, तो डेलीगेट्स जो है डेटा, एनकैप्सुलेशन इज कंपोजिशन, कंपोज, डेलीगेट इज कंपोज्ड ऑफ अ मेथड। डेलीगेट का डेफिनेशन बताओ। डेलीगेट्स में आप ये नहीं बोल सकते Function pointer, function pointer contains the address of method, that means it encapsulates the address of a method. This is encapsulation. ज़्यादा अच्छा डेफिनेशन ये होगा कि it hides the actual method that is going to implement and call at the runtime. ये hide नहीं कर रहा है, आपको नहीं पता, runtime में नहीं पता कि इस मेथड को कॉल करना है। but it has a method. It is not hiding the, signature it is not hiding the method. ये मेथड हाइड नहीं कर रहा है, मेथड को कैरी कर रहा है। आपको पता है ना कि कौन सा मेथड कॉल कराना है? कंपाइल टाइम में नहीं पता, क्यों नहीं पता? आपको सिर्फ सिग्नेचर पता है, सिग्नेचर पता है ना नहीं आपको। पता कि कौन सी मेथड कॉल। जब आप प्लस इक्वल टू करते हो तो मेथड बताते हो आप। डेलीगेट आप प्लस इक्वल टू करते हो, कोड आप लिखते हो ना, डेलीगेट कहीं से भी बना हुआ है, आपने इफ एल्स में लिख दिया, डेलीगेट कहीं से भी बना हुआ है, आपने डेलीगेट लिखा प्लस इक्वल टू न्यू इवेंट हैंडलर बटन वन अंडरस्कोर क्लिक, तो आपको पता है ना कि कौन सा मेथड कॉल होना है।
आपको पता रहता है कि कौन सा मेथड कॉल करना है। आपने उस मेथड को एनकैप्सुलेट करा दिया डेलीगेट के पास। क्यों कराया? बिकॉज मुझे रन टाइम बाइंडिंग चाहिए। रन टाइम बाइंडिंग क्यों चाहिए? क्योंकि ये जो बटन 1 डॉट क्लिक लिख रहे हो आप, बटन 1 आपका रन टाइम पे आने वाला है। अगर आपने ऐसा कोड लिखा है यूजर इनपुट इक्वल टू 1 डेलीगेट a इक्वल टू दिस मेथड, इफ यूजर इनपुट इक्वल टू डेलीगेट a इक्वल टू b मेथड, आपको नहीं पता कि इनपुट क्या आने वाला है। बिल्कुल, इनपुट नहीं पता क्या आने वाला है वो ठीक है, मेथड इंप्लीमेंट होगा, लेकिन किस इनपुट पे क्या मेथड कॉल होने वाला है ये तो पता है आपको। वो तो आप लॉजिक में लिख ही रहे हो। इफ इनपुट 1 देन दिस डेलीगेट विद दिस मेथड, इनपुट टू दिस डेलीगेट विद दिस मेथड। डेलीगेट बनाते टाइम ऑब्जेक्ट मेथड देना पड़ता है। क्या आप बिना मेथड के डेलीगेट बना सकते हो? सिग्नेचर दे रहे हो, मेथड नहीं दे रहे। आप ये बता रहे हो कि इस मेथड का ये सिग्नेचर होना चाहिए। आप दो चीजों की बात कर रहे हो। पब्लिक डेलीगेट, अच्छा एक मिनट, आप दो चीजों की बात कर रहे हो। आप डेलीगेट बना रहे हो या यूज कर रहे हो? जब हम बना रहे हैं, जब आप बना रहे हो, जब आप बना रहे हो तो आप इस तरह बना रहे हो कि ये इस सिग्नेचर के मेथड पे चलेगा। कौन से मेथड पे चलेगा ये नहीं बता रहे, बट यू आर एक्चुअली डिफाइनिंग द सिग्नेचर ना, कि इस टाइप के मेथड्स पर काम कर सकता है। जब आप क्लास बनाते हो तो भी आप एक इंटीजर लिखते हो, अब उसको ये तो नहीं पता था आपको इसमें वैल्यू क्या आएगी, तो इस हिसाब से वो भी एनकैप्सुलेशन नहीं है। यानी इसके अकॉर्डिंग तो मुझे भी पता होना चाहिए कि मैं रन टाइम पे मेरी इसमें आई में वैल्यू क्या आएगी। एनकैप्सुलेशन या एब्स्ट्रैक्शन। मैं पहले अभी, क्योंकि मैं बोल रहा हूँ कि डेलीगेट इज एनकैप्सुलेशन, तो मैं उसी टर्म से बता रहा हूँ, ठीक है। आप कह रहे हो जहाँ पे भी कंपोजिशन है उसका एनकैप्सुलेशन, जहाँ भी कंपोजिशन है उसको आप एनकैप्सुलेशन ही बोलोगे। एनकैप्सुलेशन, ये जो कंपोजिशन है, कंपोजिशन इज एनकैप्सुलेशन प्लस डेलीगेशन, एंड दैट इज व्हाट डेलीगेट इज। डेलीगेट इज कंपोजिशन एंड डेलीगेशन। मेथड को कंपोज कर रहा है, तो जब इसके पास हिट आती है तो ये मेथड को डेलीगेट कर देता है, बट ये मेथड को कंपोज कर रहा है ना, मेथड को एनकैप्सुलेट कर रहा है। मेथड इज इनसाइड द डेलीगेट, दैट इज व्हाट एनकैप्सुलेशन। एब्स्ट्रैक्शन वर्ड इज रिलेटेड टू, देखो एब्स्ट्रैक्शन की डेफिनेशन आपको प्रॉब्लम इसलिए हो रहा है, आप एब्स्ट्रैक्शन का हिंदी डेफिनेशन ले लो। व्हाट इज द हिंदी डेफिनेशन ऑफ एब्स्ट्रैक्शन? चीज़ों को छुपाना। एनकैप्सुलेट इज एब्स्ट्रैक्शन अगर आप इस टर्म्स में देखोगे तो, पर जब मैं ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग के टर्म से बात कर रहा हूँ तो एब्स्ट्रैक्शन इज हाइडिंग। एब्स्ट्रैक्शन इज हाइडिंग द कॉम्प्लेक्सिटी। और हाइड कैसे किया जाता है? एनकैप्सुलेट करना इज फर्स्ट स्टेप टुवर्ड्स एब्स्ट्रैक्शन। बिना एनकैप्सुलेशन के एब्स्ट्रैक्शन पॉसिबल नहीं है, इसलिए आप कंफ्यूज हो रहे हो। बिना एनकैप्सुलेशन द एब्स्ट्रैक्शन इज नॉट पॉसिबल। We encapsulate so that we can abstract. And how do we abstract? Using access modifiers. How many access modifiers? मैं इसीलिए वीडियो रिकॉर्ड नहीं करता, क्योंकि आधे लोग फिर कुछ भी करते रहते हैं, बाद में वीडियो सुन रहे। यहाँ ध्यान लगाओ यार, जो चीज डिस्कशन में क्लियर होंगी वो बाद में नहीं होंगी फिर। बताओ, what are access modifiers? Public, private, protected, internal, external. 5 तरह के डिफरेंसेस बताओ। what is the question? What is public data modifier? Can be accessed from anywhere. Access from anywhere. Public is the loosest form of modification, modifier. Public means no limit. कोई भी कहीं से कैसे भी एक्सेस करना चाहे कर सकता है, ठीक है या नहीं? ठीक है यहाँ तक? प्राइवेट only accessible to the declaring class, derived class no, protected और declaring class में भी कैसे? मेथड के थ्रू या ऑब्जेक्ट के थ्रू? प्राइवेट ओनली वाया मेथड्स। क्लास के अंदर ही कोड उसको यूज कर सकता है, क्लास के बाहर इट इज नॉट विजिबल। पब्लिक मेंबर्स एक्सेसिबल वाया मेथड्स एंड वाया ऑब्जेक्ट्स। प्रोटेक्टेड वेरिएबल, इट्स अ फॉर्म ऑफ प्राइवेट मॉडिफायर, लूज फॉर्म ऑफ प्राइवेट मॉडिफायर, which can be child class only via methods. चाइल्ड में एक्सेस होगा वाया मेथड,
चाइल्ड क्लास का ऑब्जेक्ट एक्सेस कर पाएगा, बेस क्लास का मेथड कॉल कर पाएगा, एक्सेस कर पाएगा ऑब्जेक्ट के थ्रू, बेस क्लास का ऑब्जेक्ट कर पाएगा. प्रोटेक्टेड आर लाइक प्राइवेट, नेवर एक्सेसिबल वाया ऑब्जेक्ट्स, ओनली एक्सेसिबल वाया मेथड. प्राइवेट सेम क्लास विजिबिलिटी, प्रोटेक्टेड सेम क्लास एज वेल एज चाइल्ड क्लास विजिबिलिटी. ए बी सी एक वेरिएबल प्रोटेक्टेड है ए क्लास में, क्या सी में दिखेगा? सेम असेंबली में वो तो दिखेगा. ए बी सी की वो क्या है? इनहेरिटेंस. ए टू बी, बी टू सी. ए में प्रोटेक्टेड वेरिएबल डिक्लेयर किया है, सी में मिलेगा? मिलेगा. सेम असेंबली होना चाहिए. मिलेगा नहीं मिलेगा? मिलेगा. मिलेगा. और अभी एक बहुत अच्छा फंडा बताने वाले हैं. मिलेगा या नहीं मिलेगा? कोई लिमिट नहीं है. इट इज लाइक अ फॉल थ्रू. ऊपर से फेंका है तो जब तक गिरेगा नहीं, जमीन तक नहीं पहुंचाता वो गिरता रहेगा, जब तक वो बिल्कुल बॉटम वाली चाइल्ड क्लास तक नहीं पहुंचाता. तो ए बी सी जितने मर्जी लेवल ऑफ इनहेरिटेंस हो, प्रोटेक्टेड विल कीप ऑन फॉलिंग थ्रू. बट एट सम पॉइंट आई वांट कि इससे नीचे ना गिरे. तो आप उसको दोबारा डिक्लेयर करोगे एज अ सील्ड वेरिएबल. सी वेरिएबल को दोबारा डिक्लेयर किया जाएगा एज सील्ड. इसका मतलब इसके नीचे नजर नहीं आना चाहिए. तो सील्ड वेरिएबल के साथ कितने लोगों ने यूज किया हुआ है अभी तक? क्लास के साथ तो सुना हुआ है. अब इसी चीज को प्रोटेक्टेड मेथड है. प्रोटेक्टेड मेथड विल कीप ऑन फॉलिंग थ्रू चाइल्ड क्लास में. एक लेवल के बाद मैं नहीं चाहता ये प्रोटेक्टेड वेरिएबल मेथड जो है ये चाइल्ड क्लास को दिखे. सील्ड बना. सील्ड मीन्स फाइनल लेवल ऑफ इनहेरिटेंस, इसके नीचे नहीं जाएगा. इंटरनल मतलब आप ऐसा ना प्रोटेक्टेड वर्ड आइटम, प्रोटेक्टेड वर्ड आइटम जैसे सील्ड बनाओगे उसको उस लेवल. प्रोटेक्टेड बनाया ना, सील्ड लिखना नहीं है उसमें. मेथड डिक्लेयर करके सील्ड बनाते हैं. सील्ड मतलब इसके नीचे नजर नहीं आएगा. ये लास्ट इनहेरिटेंस था इसका. वार्निंग देगा क्या? दिस इज ट्राइंग टू हाइड. तो हाइड कर रहा हूँ ना, सील्ड कर रहा हूँ इसको. लिखो कंसेप्ट और कर जाके देखना इनको, ये चीज़ों पर करके देखना. सील्ड किसके साथ यूज हो सकता है, किसके साथ? वेरिएबल के साथ यूज हो सकता है या नहीं हो सकता? मेथड के साथ यूज हो सकता है या नहीं हो सकता? क्लासेस के साथ सील्ड सुना है आपने अभी तक? सील्ड क्लास, इंटरव्यू में क्वेश्चन पूछते हैं व्हाट इज सील्ड क्लास, व्हाट इज सील्ड मेथड, कोई नहीं पूछता. इसमें घुस हो जाओ, देखना है इसको जाके. सर्च एग्जांपल्स, ट्राई टू फाइंड आउट. इंटरनल ओनली विजिबल टू assembly means that's like a public within the assembly, but outside assembly it's a private. you know what is assembly? Assembly is a project, C# project, AVB.NET project. एक क्लास में डिक्लेयर किया एज इंटरनल, उस असेंबली की जितनी भी क्लासेस हैं उनको एज अ पब्लिक दिखेगा. यानी क्लास का ऑब्जेक्ट बनाया, मिलेगा, मेथड में भी मिलेगा. अब इंटरनल का सीधा सा थंब रूल याद रखो. आउटसाइड असेंबली ड्रॉप इंटरनल, आउटसाइड असेंबली ड्रॉप इंटरनल. अगर मैंने क्लास में एक वेरिएबल डिक्लेयर किया इंट आई, व्हाट इज द मॉडिफायर? प्राइवेट. अगर मैं बोल रहा हूं इंटरनल इंट आई, यानी असेंबली के अंदर क्या हो गया? पब्लिक. असेंबली से बाहर जाते ही इंटरनल ड्रॉप कर दिया तो क्या बच गया? समझ आया सीधा सा फंडा? प्रोटेक्टेड इंटरनल मीन्स विजिबल, इंटरनल विजिबल, असेंबली के अंदर पब्लिक, असेंबली से बाहर जाते ही प्रोटेक्टेड. सिंपल सा फंडा. क्लियर? एक्सेस मॉडिफायर्स क्लियर? असेंबली से बाहर जाते ही प्रोटेक्टेड हो गया, इसका क्या मतलब है? मतलब अब सिर्फ इनहेरिट हो सकता है. इनहेरिट होगा तो क्लास में, चाइल्ड क्लास में मिलेगा, वरना तो प्राइवेट ऑब्जेक्ट के थ्रू कहीं नहीं दिखेगा. यानी इनहेरिटेंस में विजिबिलिटी रहेगी, अदरवाइज विजिबिलिटी जीरो. स्कोप हो गया चीज. इंटरनल इज जस्ट अ स्कोप,
public scope within assembly and like a private scope outside assembly. ठीक है, यानी इवेल्युएट कर रहे हो अगर वो सेम असेंबली है, उनमें सारी क्लासेस को वो उसकी डेफिनेशन जो दिखेगी एज अ पब्लिक वेरिएबल दिखेगी. असेंबली कोई उसको रेफरेंस ऐड करेगी, उसको वो असेंबली उसकी इंप्लीमेंटेशन प्राइवेट दिखेगी. ठीक है, अनलेस इट इज डिक्लेयर्ड प्रोटेक्टेड. तो उस केस में प्रोटेक्टेड इंटरनल है तो प्रोटेक्टेड दिखेगा, खाली इंटरनल है तो प्राइवेट हो जाएगा, असेंबली से बाहर जाकर. ठीक है यहाँ तक. चलो, क्रिएट अ क्लास whose object can only be created within the assembly. But class should be visible outside the assembly as well. Question clear?